नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल IQ क्रैकर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेडिमेंटेशन के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यार आखिर ये सेडिमेंटेशन होता क्या है? तो दोस्तों, अगर आप कभी तालाब में नहाए हैं तो आपको पता होगा कि तालाब में जब हम लोग कूदते हैं, छलांग लगाते हैं तो तालाब का पानी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। लेकिन आधे घंटे बाद अगर हम लोग दोबारा उसी जगह पर जाएं तो हमारा जो तालाब का पानी होता है वो काफ़ी साफ़ सुथरा देखने को मिलता है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि दोस्तों, जो हमारा गंदगी होता है ना, वो टाइम के साथ साथ तालाब के नीचे सतह पर बैठ जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है दोस्तों, यही होता है हमारा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में बेसिकली होता क्या है दोस्तों, हमारा जो वाटर का टर्बिडिटी है ना, उसको कम किया जाता है, उसको रिड्यूस किया जाता है। अब दोस्तों, हमारे वाटर में टर्बिडिटी जो होता है वो कॉज होता है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ की वजह से, जो कि हम लोग स्क्रीनिंग से तो रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, हम लोग सेडिमेंटेशन को परफॉर्म करते हैं ताकि हमारे जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होते हैं वाटर में, उसको रिमूव किया जा सके। तो दोस्तों चलिए, अब हम लोग सेडिमेंटेशन को लाइव एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, एक ग्लास में पानी रखा हुआ है। इसमें जब हम लोग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को घोलते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हमने इसमें डाला हुआ है। अब दोस्तों, अगर हम लोग पानी को कुछ देर के लिए इसी तरह विदाउट एनी डिस्टर्बेंस रख दें तो आप देख सकते हैं जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है, ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होते जा रहे हैं। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमारे जो पानी का टर्बिडिटी लेवल है वो कितना कम हो चुका है। हमारा पानी काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा दिखने लगा है। लेकिन अभी भी आप अगर गौर करके देखें तो इसमें काफ़ी सारे कोलाइडल इम्प्योरिटीज़, छोटे छोटे कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ जो है मौजूद है। अब दोस्तों, थ्योरेटिकली अगर हम लोग बात करें तो ये कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ भी सेडिमेंटेशन के थ्रू रिमूव किए जा सकते हैं, बट इसके लिए हमें लगभग 2 से 3 दिन तक पानी को इसी तरह शांत रखना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकल तो नहीं लगता। इसलिए दोस्तों, हम लोग कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए सेडिमेंटेशन के साथ कोगुलेशन को भी परफॉर्म करते हैं। अब कोगुलेशन के बारे में हम लोग आगे आराम से बैठ के बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए सेडिमेंटेशन को पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों, सेडिमेंटेशन प्रोसेस में ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, बस हमें पानी को एक जगह स्थिर रखने की ज़रूरत पड़ती है, पानी को रेस्ट पोजीशन में रखने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हमारा जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से नीचे जाके सेटल डाउन हो सके। अब दोस्तों, इससे हमारे पानी का टर्बिडिटी लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और आगे चल के हमें पानी को ट्रीटमेंट देने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो इसीलिए दोस्तों, हम लोग सेडिमेंटेशन को परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा सेडिमेंटेशन है ना, ये भी 2 तरह का होता है। सबसे पहले आता है हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन एंड दूसरा आता है हमारा सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन। तो सबसे पहले चलिए हम लोग प्लेन सेडिमेंटेशन के बारे में जान लेते हैं। ये बिल्कुल वही है जो आप सोच रहे हैं। जैसे कि चाउमीन होता है ना, एक प्लेन चाउमीन होता है, एक अंडा चाउमीन होता है। तो अंडा चाउमीन में अंडा एक्स्ट्रा मिला हुआ रहता है, लेकिन प्लेन चाउमीन में ओनली चाउमीन होता है। तो उसी तरह से जो प्लेन सेडिमेंटेशन है ना, इसमें ओनली सेडिमेंटेशन होता है, यानी कि इसमें कोई भी मिलावट वाला सीन नहीं होता है। इसमें हम लोग पानी को बस ऐसे ही रेस्ट पोजीशन में रखते हैं, स्थिर रखते हैं, क्वेश्चन टाइप टैंक में भर के रखते हैं और हमारा पानी जो है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से सारे सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जो है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं और हमारा पानी जो है वो फ्रेश बन जाता है। तो दोस्तों, यही होता है हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन। अब हमारा नेक्स्ट आता है सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन। तो सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सेडिमेंटेशन का मतलब तो आप समझ गए। सेडिमेंटेशन में हमें बस पानी को ऐसे रेस्ट में रखना पड़ता है, लेकिन कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, क्या होता है कि हमारे वाटर में कई तरह के इम्प्योरिटीज़ मौजूद होते हैं। कुछ इम्प्योरिटीज़ बड़े होते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, कुछ सस्पेंडेड होते हैं, कुछ कोलाइडल होते हैं, कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल होते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे इम्प्योरिटीज़ हमारे वाटर में मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, उन इम्प्योरिटीज़ का अपना अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। इसका मतलब है कि कौन सा इम्प्योरिटी कितना ज़्यादा भारी है। अब जो इम्प्योरिटी ज़्यादा भारी होगा वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आएगा, इसलिए वो ज़्यादा जल्दी जो है नीचे जाके सेटल डाउन होगा। अब यार, जो इम्प्योरिटीज़ छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, उनको ग्रेविटी भैया जो है जल्दी सेटल डाउन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ससुरा हमारा पानी गंदा का गंदा ही रह जाता है। तो इसलिए दोस्तों, हम लोग उस पानी में सेडिमेंटेशन के साथ साथ कोगुलेशन को भी परफॉर्म करते हैं। अब दोस्तों, कोगुलेशन में बेसिकली होता क्या है, हम लोग पानी के अंदर कुछ केमिकल कोगुलेंट्स को डालते हैं, जैसे कि फेरिक क्लोराइड हो गया।
तो जैसे ही हम लोग पानी में इन केमिकल्स को डालते हैं तो क्या होता है, हमारे जो छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं ना पानी में, जिसको ग्रेविटी नीचे सेटल डाउन नहीं कर पा रही है, वो छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपस में जुड़ करके एक बड़ा सस्पेंडेड पार्टिकल फॉर्म करते हैं। और वो जैसे ही बड़ा हो जाता है, ग्रेविटी भैया अपना जादू दिखा देते हैं और उस पार्टिकल को नीचे सेटल डाउन कर देते हैं। तो हमारा जो है वहाँ पर सेडिमेंटेशन परफॉर्म हो जाता है और हमारा पानी जो है वो साफ सुथरा दिखने लगता है। तो यही होता है दोस्तों हमारा कोगुलेशन। अब दोस्तों जो प्लेन सेडिमेंटेशन था वो तो नेचुरल है, अपने आप भी हो जाता है, लेकिन जो कोगुलेशन है दोस्तों, इसे हमें खुद परफॉर्म करना पड़ता है। तो इसलिए चलिए कोगुलेशन को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। अब दोस्तों हमारे रॉ वाटर में काफ़ी सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। तो जो बड़े सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो तो प्लेन सेडिमेंटेशन से रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है, वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स, वो प्लेन सेडिमेंटेशन के थ्रू नहीं निकल सकता। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों 0.06 mm के जो सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें 10 घंटे टाइम लगते हैं 3 मीटर के गहरे पानी में पूरी तरह से सेटल डाउन होने के लिए। और 0.002 mm साइज पार्टिकल्स को लगभग 4 दिन का टाइम लगता है सेटलिंग में। तो आप देख सकते हैं ये जो टाइम है ये प्रैक्टिकल तो नहीं लगता है एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, क्योंकि इतने दिनों तक हम पानी को जो है एक जगह स्थिर नहीं रख सकते, क्विसेंट नहीं रख सकते। इसके अलावा दोस्तों हमारे पानी के अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड कोलाइडल मैटर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि कभी भी सेटल डाउन नहीं होते। अब दोस्तों जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमारे पानी में मौजूद होते हैं वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक पार्टिकल्स एंड दूसरा होता है इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स में दोस्तों फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आ जाता है और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स में हमारा क्ले आ जाता है, सिल्ट आ जाता है। अब दोस्तों ये पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं, जिनकी वजह से ये प्लेन सेडिमेंटेशन से रिमूव नहीं होते। और इन पार्टिकल्स को दोस्तों हम लोग कोलॉइड्स बोलते हैं। अब दोस्तों जितने भी कोलॉइड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ कोलॉइड्स के अंदर जो है नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ये पानी के अंदर मौजूद पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक फर्स्ट लेयर फॉर्म होता है। यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही लॉजिक यूज़ होता है जो कि मैग्नेट्स में होता है। लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओवर टाइम दोस्तों हमारे जो कोलॉइड्स होते हैं एक और डिफ्यूज्ड लेयर फॉर्म करते हैं जो कि पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली आयंस के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसे हम लोग डबल लेयर कहते हैं। अब दोस्तों इस डबल लेयर के फॉर्म होने की वजह से जो रिस्पॉन्सिव फोर्स आता है वो 2 कोलॉइड्स को एक दूसरे से जुड़ने से रोकता है। इसलिए दोस्तों ये सभी जो कोलॉइड्स होते हैं ये ऑलवेज पानी में फ्लोट करते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों इनको सेटल डाउन करने के लिए हम लोग इसमें कोगुलेंट्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा फेरिक क्लोराइड हो गया। अब दोस्तों जैसे ही फेरिक क्लोराइड को वाटर में ऐड करके मिक्स किया जाता है, हमारे वाटर के अंदर काफ़ी सारे आयंस फॉर्म होने लगते हैं और इन आयंस के फॉर्म होने की वजह से जो हमारा रिस्पॉन्सिव फोर्स था दोस्तों इन पार्टिकल्स के बीच, वो रिस्पॉन्सिव फोर्स खत्म हो जाता है और ये जो पार्टिकल्स है ये सभी आपस में जुड़ करके एक बड़ा पार्टिकल फॉर्म करते हैं, जिसे हम लोग फ्लॉक पार्टिकल बोलते हैं, जो कि बड़ा होने की वजह से ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर के नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो दोस्तों यही था हमारा कोगुलेशन का मेन फंडा, बोले तो प्रिंसिपल। आई होप आपको कोगुलेशन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं कि कौन कौन से कोगुलेंट्स जो है कोगुलेशन प्रोसेस में यूज़ में लाए जाते हैं। तो दोस्तों कोगुलेंट्स जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है केमिकल कोगुलेंट्स एंड दूसरा होता है फेरिक कोगुलेंट्स। अब दोस्तों जितने भी केमिकल कोगुलेंट्स होते हैं वो मेनली एल्युमिनियम के सॉल्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलम हो गया, फिल्टर एलम हो गया, फिर सोडियम एल्यूमिनेट हो गया, ये सभी जो है एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स है। अब दोस्तों जो हमारा फेरिक कोगुलेंट है ना, फेरिक का मतलब होता है आयरन। यहाँ पर हमारे जो सॉल्ट्स है वो आयरन के बने हुए हैं। आयरन से बने हुए मतलब आयरन के कंपाउंड से। ये फॉर एग्जांपल फेरिक सल्फेट हो गया, फेरिक क्लोराइड वगैरह हो गया। तो ये सभी जो आयरन सॉल्ट्स हैं इनको एज अ कोगुलेंट्स यूज में लाया जाता है। अब चलिए हम लोग कोगुलेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोगुलेशन में आखिर कितना कोगुलेंट जो है ऐड करना है। आखिर ये है तो केमिकल, इसको हम लोग ज़्यादा भी नहीं डाल सकते, कम भी नहीं डाल सकते। तो हम लोग कैसे पता करें कि आखिर हमारा पानी में कितना कोगुलेंट ऐड करना है। तो इसको पता करने के लिए दोस्तों हम लोग सिंपल एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है जार टेस्ट। आप इसका नाम याद रखिएगा, जार टेस्ट। ओके, तो इस टेस्टिंग में बेसिकली होता क्या है दोस्तों, हम लोग 4 से 5 बीकर लेते हैं जिसमें कि सैंपल ऑफ वाटर जो है हमारा डाला हुआ रहता है। और उन सभी बीकर्स में दोस्तों हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में कोगुलेंट्स को ऐड करते हैं और अपना नोटबुक में नोट करते हैं कि कौन सा कोगुलेंट मतलब कितना कोगुलेंट कौन से बीकर में कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है उस क्वान्टिटी को हम लोग जो है चुन लेते हैं। तो कुछ इसी तरह का होता है दोस्तों हमारा जार टेस्ट। तो चलिए दोस्तों हम लोग जार टेस्ट को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि आखिर इसे किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो जार टेस्ट आखिर होता क्या है।
तो दोस्तों जब भी कभी हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में कोगुलेशन को परफॉर्म करते हैं तो हमें पानी में कोगुलेंट्स ऐड करना पड़ता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो कोगुलेंट्स होते हैं ये एक तरह के केमिकल सब्सटेंस होते हैं, तो इनको हम लोग ज़्यादा भी नहीं डाल सकते और कम भी नहीं डाल सकते। तो इसीलिए दोस्तों कोगुलेंट्स को वाटर में प्रॉपर क्वांटिटी में डालने के लिए हमें एक टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है जिसका नाम है हमारा जार टेस्ट। अब ये कैसे परफॉर्म किया जाता है चलिए देखते हैं। अब दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जब भी कभी हम लोग गंदे पानी में कोगुलेंट्स को डालते हैं तो वो किस तरह से वहाँ पर एक्ट करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 2 जार में पानी रखा हुआ है। अभी के लिए दोस्तों हम लोग इन दोनों जार्स को रेस्ट पोजीशन में रख देते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाला जो जार है इसमें हमने कुछ भी मिलाया नहीं है। और राइट साइड वाले जार में दोस्तों हम लोग लिक्विड एलम के 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे जो कि एक हमारा केमिकल कोगुलेंट है। और फिर हम लोग इसे थॉरली मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारे पानी में फ्लॉक पार्टिकल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और थोड़ी देर बाद ये सभी फ्लॉक पार्टिकल्स जो है राइट साइड वाले जार में नीचे सेटल डाउन हो चुके हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे राइट साइड वाले जार में कितना साफ़ पानी हमें देखने को मिल रहा है, जबकि लेफ़्ट साइड वाले जार में वैसा का वैसा ही पानी है। तो आप देख सकते हैं कोगुलेंट्स किस तरह से यहाँ पर वर्क करते हैं। हमारे कोगुलेंट्स को ऐड करने से फ्लॉकुलेशन जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म होता है और हमारा सेडिमेंटेशन यहाँ पर काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों जार टेस्ट में हमें यही जानना है कि हमारे गंदे पानी में सेडिमेंटेशन को परफॉर्म करने के लिए कितनी क्वांटिटी में कोगुलेंट्स को ऐड करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं जार टेस्ट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमारे पास 4 से 5 बीकर होने चाहिए। फिर दोस्तों हमारे पास सैंपल वाटर होना चाहिए और कोगुलेंट्स होना चाहिए। यहाँ पर कोगुलेंट्स के लिए हम लोग एलम को यूज़ में ला दें। और आखिर में है दोस्तों हमारे पास एक फ्लैश मिक्सिंग डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट करता है। एंड नाउ द प्रोसीजर। अब दोस्तों हमें इन 6 के 6 बीकर्स में 1000 मिलीलीटर्स ऑफ सैंपल वाटर को डालना है। बोले तो 1 लीटर सैंपल वाटर हमें इन 6 के 6 बीकर्स में डाल देना है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब दोस्तों इन सभी बीकर्स को हमें इस फ्लैश मिक्सिंग डिवाइस में कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है और उसके बाद इसमें हमें कोगुलेंट्स ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लोग कोगुलेंट्स के लिए एलम को यूज़ कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे जितने भी जार्स हैं यहाँ पर, इन सभी जार्स में हमें अलग अलग क्वांटिटी में कोगुलेंट्स को डालना है। यहाँ पर हम लोग लिक्विड एलम को यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर अलग अलग क्वांटिटीज़ में लिक्विड एलम के डोज को इन सभी जार्स में डालेंगे और जार्स में मेंशन भी कर देंगे कि कितना क्वांटिटी में हम लोगों ने यहाँ पर लिक्विड एलम को डाला हुआ है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं हमने जो है सभी क्वांटिटीज़ को मेंशन किया हुआ है। सभी जार्स में हमने अलग अलग क्वांटिटीज़ में लिक्विड एलम को डाला हुआ है। अब दोस्तों हमारे फ्लैश मिक्सिंग डिवाइस में मौजूद स्ट्रिंग पैडल्स को हम लोग घुमाना स्टार्ट करेंगे जिससे कि हमारे कोगुलेंट्स पानी में जो है मिक्स हो जाएंगे। अब दोस्तों इन स्ट्रिंग पैडल्स को लगभग 30 to 40 आरपीएम के स्पीड से हमें 10 से 15 मिनट तक रन करना पड़ेगा जिससे कि हमारे कोगुलेंट्स वाटर में अच्छी तरह से मिक्स हो पाएंगे। और फिर दोस्तों हम लोग इस वाटर को रेस्ट पोजीशन में रख देंगे जिससे कि हमारे जो फ्लॉक पार्टिकल्स है वो अच्छी तरह से नीचे जाके सेटल डाउन हो सके और हमारा जो सेडिमेंटेशन है वो अच्छी तरह से परफॉर्म हो सके। यहीं पर दोस्तों हमारा सारा काम खत्म होता है। अब हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन से बीकर में हमारा सबसे अच्छा फ्लॉक्स पार्टिकल जो है फॉर्म हुआ है और सबसे अच्छा सेडिमेंटेशन हमारे कौन से बीकर में हुआ है। तो दोस्तों पानी की टर्बिडिटी को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग टर्बिड मीटर का यूज करेंगे या फिर आप चाहे तो अपनी नेचुरल आंखों का भी यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कौन से बीकर में हमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिल पाया है, सबसे ज्यादा फ्लॉक पार्टिकल्स किस में फॉर्म हुए हैं और सबसे अच्छा सेडिमेंटेशन हमारा किस बीकर में हुआ है। अब दोस्तों जो ये कोगुलेशन है ना, इसे हम लोग 4 स्टेजेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है फीडिंग, दूसरा आता है मिक्सिंग, तीसरा आता है फ्लॉकुलेशन एंड चौथा आता है दोस्तों क्लियरिफिकेशन या फिर आप कह सकते हैं सेडिमेंटेशन। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम लोग फीडिंग के बारे में। तो फीडिंग का मतलब दोस्तों बेसिकली होता है खिलाना। अब हम लोग यहाँ पर खिलाएंगे किसको, खिलाने का तो कोई है ही नहीं खाने के लिए। यहाँ पर है दोस्तों हमारा एक कंटेनर जिसमें कि पानी भरा हुआ है, उसमें हमें कोगुलेंट्स को डालना है। तो यहाँ पर डालना बोलना सही रहेगा, खिलाना खिलाने के लिए तो कोई जानवर वगैरह चाहिए ना, यहाँ पर हम लोग डालेंगे। ओके, तो फीडिंग का मतलब डालना हो गया। तो डालने का मतलब यहाँ पर जो फीडिंग है हमारा, तो जो फीडिंग है दोस्तों ये बेसिकली 2 टाइप्स का हो सकता है। पहला है हमारा ड्राई फीडिंग एंड दूसरा है वेट फीडिंग। अब ड्राई फीडिंग में क्या होता है दोस्तों, हम लोग जो कोगुलेंट्स है उनका ड्राई फॉर्म जो है हम लोग वहाँ पर डालते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पाउडर्ड फॉर्म में हो गया या फिर सूखा सूखी हम लोग कोगुलेंट्स वहाँ पर डालते हैं, आप समझ लीजिए। और जो वेट फीडिंग होता है दोस्तों, वहाँ पर हम लोग गीला गीला कोगुलेंट्स डालते हैं, यानी कि कोगुलेंट्स का लिक्विड फॉर्म डालते हैं। ओके, और जो ड्राई होता है उसमें भाई सॉलिड फॉर्म जैसे कि पाउडर वगैरह फॉर्म में हो गया।
और वेट फीडिंग में लिक्विड फॉर्म में डाला जाता है, इतना तो आप समझ रहे होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा मिक्सिंग। तो मिक्सिंग में बेसिकली क्या होता है, हम लोग कॉगुलेंट्स को वाटर में मिक्स करते हैं। अब मिक्स करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं भाई। पहला है हमारा कंप्रेस्ड एयर मेथड, जिसमें कि हम लोग कंप्रेस्ड एयर को यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, जिसमें कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को इंस्टॉल करके मिक्सिंग करते हैं वाटर का। फिर हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों मिक्सिंग चैनल मेथड, जिसमें कि हमारा वाटर जो है इस तरह के स्ट्रक्चर में मिक्स किया जाता है। फिर आता है हमारा मिक्सिंग बेसिन विद बफल वॉल्स, जो कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारा, देख सकते हैं। पानी इधर से इंटर करता है, फिर इधर 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 जाता है, तो वो अपने आप ही मिक्स हो जाता है। और एक आता है दोस्तों हमारा मिक्सिंग बेसिन विथ मैकेनिकल डिवाइसेस। इसमें क्या होता है, हम लोग पंखे वंखे लगा के, टरबाइंस वगैरह लगा के कॉगुलेंट्स को वाटर में मिक्स करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो कॉगुलेंट्स है वो पूरी तरह से मिक्स हो गया है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है फ्लॉक्यूलेशन। अब कॉगुलेंट्स मिक्स होने के बाद दोस्तों यहाँ पर फ्लॉक पार्टिकल्स फॉर्म होने स्टार्ट होते हैं, जिसको हम लोग फ्लॉक्यूलेशन बोलते हैं। फ्लॉक्यूलेशन में दोस्तों जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो मिल करके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, जिसको हम लोग फ्लॉक्स बोलते हैं। फ्लॉक्स के बनने के बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेज में हमारा जो क्लियरिफिकेशन होता है, यानी कि जो सेडिमेंटेशन होता है, उसमें क्या होता है, ये सभी फ्लॉक पार्टिकल्स जो है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं और एक स्लज फॉर्म करते हैं। अब दोस्तों हमारे फ्लॉक पार्टिकल्स को सेटल डाउन होने के लिए पानी का स्थिर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी का क्विसेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए दोस्तों हम लोग सेडिमेंटेशन को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हमारा जो पानी है वो लगभग 3 to 4 आवर्स के डिटेंशन टाइम तक क्विसेंट रह सके। और दोस्तों जैसे ही हमारे फ्लॉक पार्टिकल्स 2-3 घंटे के बाद नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा नीचे में जो है स्लज फॉर्मेशन हो जाता है और उस स्लज को मैकेनिकल आर्म्स के थ्रू जो है रिमूव कर दिया जाता है। और दोस्तों जो हमारा फ्रेश वाटर रहता है उसे हम लोग ऊपर ही ऊपर आउटलेट पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर देते हैं फिल्ट्रेशन टैंक्स में, जहाँ पर उसे फिल्टर किया जाता है। तो दोस्तों ये जो चारों प्रोसेस है, फीडिंग, मिक्सिंग, फ्लॉक्यूलेशन एंड क्लियरिफिकेशन, इन चारों को एक के बाद एक साइमल्टेनियसली परफॉर्म किया जाता है हमारे सेडिमेंटेशन टैंक्स में, ताकि हमारा जो वाटर है उसमें से जो भी फ्लॉक पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो सके और हमारा फ्रेश वाटर जो है फिल्ट्रेशन के लिए आगे ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सेडिमेंटेशन टैंक के डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है दोस्तों, उसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हमारा जो गंदा पानी होता है उसे हम लोग एक टैंक में भर के रखते हैं, जिसके कारण हमारा जो पानी है वो पूरी तरह से रेस्ट पोजीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे वाटर में मौजूद सभी सस्पेंडेड पार्टिकल्स धीरे धीरे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर के नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं और हमारा जो पानी होता है वो साफ़ सुथरा बन जाता है। अब दोस्तों जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल में हमारा वाटर प्योरीफाई होता है, इसलिए वहाँ पर स्पेसिफिकली सेडिमेंटेशन को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी बड़े बड़े साइज के टैंक्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसे हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं और आमतौर पर इन्हें वाटर क्लियरिफायर्स भी बोला जाता है। अब दोस्तों जो हमारे क्लियरिफायर्स होते हैं उनका डिज़ाइन कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर जो वेस्ट वाटर हमारा एंटर करता है दोस्तों, उसे हम लोग MLSS बोलते हैं, यानी कि मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड्स, जो कि हमारे क्लियरिफायर्स में नीचे से एंटर करता है। अब हमारे नीचे से इंटर हो रहे पानी के स्पीड को कम करने के लिए हम लोग वहाँ पर एक एनर्जी डिसिपेटिंग इनलेट एंड एक फीड वेल को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारा पानी बैलेंस स्पीड में क्लियरिफायर में इंटर करता है। अब क्लियरिफायर्स के अंदर जाने के बाद हमारा पानी ऑलमोस्ट पूरे रेस्ट पोजीशन में रहता है, जिसकी वजह से उसमें मौजूद सभी सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं और एक थिक लेयर ऑफ स्लज फॉर्म करते हैं, जिसे हम लोग बाद में अंदर ही अंदर एक स्क्रैपर मैकेनिज्म के थ्रू रिमूव कर देते हैं। अब दोस्तों जो स्क्रैपर आर्म्स होते हैं वो काफ़ी स्लोली मूव करते हैं, लगभग 38 मिनट्स में ये 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, तो ये हमारे पानी को उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है। स्क्रैपर आर्म्स को रोटेट करने के लिए दोस्तों सेंटर में एक ड्राइव सिस्टम डाला जाता है, जो कि धीरे धीरे हमारे स्क्रैपर आर्म्स को पूरे के पूरे क्लियरिफायर्स में घुमाता है। इसके बाद दोस्तों जब हमारा पानी 2-3 घंटे बाद पूरी तरह से साफ़ हो जाता है, तो वो ओवरफ्लो वियर्स के थ्रू ओवरफ्लो होकर के निकल जाता है। इसी दौरान दोस्तों हमारे वाटर के ऊपरी सतह पर कोई भी अगर फ्लोटिंग मैटर प्रेजेंट होता है, जैसे कि ऑयल्स या फिर ग्रीस वगैरह, तो उसे भी हम लोग ऊपर ही ऊपर एक रोटेटिंग स्कीमर के थ्रू रिमूव कर देते हैं। अब दोस्तों यूजुअली अगर हम लोग प्लेन सेडिमेंटेशन को परफॉर्म करते हैं तो हमारे वाटर का डिटेंशन पीरियड लगभग 4 से 8 घंटे का रिक्वायर्ड होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको इस रिटेंशन पीरियड को कम करना है तो उसका भी एक तरीका है, आप ट्यूब सेटलर्स को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका डिटेंशन पीरियड काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और आप चाहे तो सेडिमेंटेशन के साथ साथ फ्लॉक्यूलेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए हम लोग जान लेते हैं कि हमारे जो सेडिमेंटेशन टैंक्स होते हैं इनको डिज़ाइन करते टाइम हमें कौन कौन से बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है हमारा डिटेंशन पीरियड।
तो डिटेंशन पीरियड का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो सेडिमेंटेशन टैंक है उसके अंदर हम लोग पानी को कितने देर तक रख रहे हैं। ओके, कितना देर तक हम लोग पानी को उसके अंदर रख रहे हैं, वही टाइम हमारा जो है डिटेंशन टाइम कहलाता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जो हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक होता है ना, इसके अंदर हमारा पानी जो है वो 4 से 8 घंटे तक रखा जाता है। इसका मतलब हमारे प्लेन सेडिमेंटेशन का डिटेंशन पीरियड जो है वो 4 से 8 घंटे का है। और दोस्तों, जब हमारे सेडिमेंटेशन टैंक में कोगुलेशन को भी परफॉर्म किया जाता है तो हमारा डिटेंशन पीरियड रिड्यूस होकर 2 से 4 घंटे का हो जाता है। अब दोस्तों, किसी भी सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन करते टाइम हम लोग जो है उसका डिटेंशन पीरियड 4 से 8 घंटे का रखते हैं, यही आइडियल वैल्यू है। अब दोस्तों, जो डिज़ाइन का दूसरा फैक्टर है वो है टैंक का डायमेंशन। अब दोस्तों, कोई भी सेडिमेंटेशन टैंक हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो या फिर सर्कुलर हो, उसका जो मिनिमम डेप्थ होता है दोस्तों उसे हम लोग 1.8 मीटर तक का रखते हैं। और जो विड्थ होता है दोस्तों वो हमारा 12 मीटर तक ही लिमिटेड रहता है। और हमारा जो लेंथ होता है दोस्तों वो 3 to 4 टाइम्स हमारे विड्थ का होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो डिज़ाइन का तीसरा फैक्टर है वो है हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अब दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसमें हमारा पानी ऊपर ही ऊपर फ्लो करता है। तो जो वेलोसिटी है दोस्तों हमारे फ्लो का, वो हमारा 300 mm/मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ टाइम तो दोस्तों इसका वैल्यू हमेशा वेरी करते रहता है। तो ऑन एवरेज अगर हम लोग देखें तो मोस्ट ऑफ टाइम ये जो है 0.15 मीटर/मिनट टू 0.9 मीटर/मिनट तक के वेलोसिटी में हमेशा जो है फ्लक्चुएट होते रहता है। तो दोस्तों, यही 3 फैक्टर्स थे हमारे सेडिमेंटेशन टैंक को डिज़ाइन करने का। सबसे पहला था हमारा डिज़ाइन ऑफ डिटेंशन पीरियड, दूसरा था हमारा टैंक डायमेंशंस, तीसरा था हमारा दोस्तों वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो इन तीनों फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता है कोई भी सेडिमेंटेशन टैंक को डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट करने टाइम। अब दोस्तों, चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं अपने सेडिमेंटेशन टैंक का। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सेडिमेंटेशन टैंक है वो मेनली 3 टाइप से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। पहला है हमारा रेक्टेंगुलर टैंक, दूसरा है हमारा सर्कुलर टैंक एंड तीसरा है दोस्तों हमारा हुपर बॉटम टैंक। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं दोस्तों हम लोग रेक्टेंगुलर टैंक्स के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारा रेक्टेंगुलर टैंक होता है ये ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो प्लान है वो रेक्टेंगुलर ही होगा। अब दोस्तों, रेक्टेंगुलर टैंक्स में काफ़ी सारे बफेल वॉल्स लगाए जाते हैं, काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ बफेल वॉल्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब दोस्तों, जो ये बफेल वॉल्स होते हैं ना, ये पानी के फ्लो रेट को, फ्लो वेलोसिटी को कम करने में हेल्पफुल होते हैं, जिससे कि हमारे जो फ्लॉक पार्टिकल्स है वो आसानी से नीचे जाके सेटल डाउन हो सके और हमारा जो है स्लज फॉर्मेशन हो सके। अब दोस्तों, जो हमारा रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक होता है इसमें जनरली हम लोग कैनल टाइप इनलेट एंड आउटलेट का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा पानी अंदर और बाहर होता है। अब दोस्तों, जो हमारा रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसमें 2 बफेल वॉल्स के बीच में जो फ्लोर एरिया होता है दोस्तों वो हुपर लाइक स्ट्रक्चर का बना हुआ रहता है, जिससे कि दोस्तों जो हमारा स्लोप होता है वो सेंटर तक जाता है और हमारा जो स्लज होता है दोस्तों वो सेंटर में जाके जमा हो पाता है, जिसको हम लोग फर्दर स्लज पाइप्स के थ्रू रिमूव कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा रेक्टेंगुलर टैंक। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर्कुलर टैंक के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारा सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक होता है ऑब्वियस सी बात है उसका जो प्लान होगा वो सर्कुलर ही होगा। तो वो देखने में सर्कुलर टाइप होता है। सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक्स जो होते हैं दोस्तों वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा रेडियल फ्लो टाइप टैंक एंड दूसरा है हमारा सर्कमफेरेंशियल फ्लो टाइप टैंक। इन दोनों टाइप्स को दोस्तों सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक में पानी के फ्लो को ध्यान में रख करके कैटेगराइज किया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में, जो कि है हमारा रेडियल फ्लो टाइप टैंक। तो दोस्तों, जो हमारा रेडियल फ्लो टाइप टैंक होता है इसके सेंटर में एक डिफ्लेक्टर बॉक्स मौजूद होता है, जिसके अंदर हमारे इनलेट पाइप्स मौजूद होते हैं बिल्कुल सेंटर में, जहाँ से हमारा वाटर इंटर करता है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा डिफ्लेक्टर बॉक्स है इसका काम होता है वाटर को नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करना और उसके वेलोसिटी को कंट्रोल करना। अब दोस्तों, जो हमारा वाटर होता है वो डिफ्लेक्टर बॉक्स के नीचे मौजूद होल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा वाटर होता है वो पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस ऑफ टैंक में रेडियली फ्लो करता है, इसलिए दोस्तों इसे रेडियल फ्लो सर्कुलर टैंक बोला जाता है। अब दोस्तों, इस टैंक के अंदर मौजूद स्लजेस को रिमूव करने के लिए हम लोग इसके अंदर स्क्रैपर आर्म्स लगाते हैं, जो कि 4.5 मीटर पर आवर के स्पीड से रिवॉल्व करता है हमारे इस सर्कुलर टैंक के अंदर। तो दोस्तों, ये था हमारा रेडियल फ्लो टाइप टैंक। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने सर्कमफेरेंशियल फ्लो टाइप टैंक के बारे में। अब दोस्तों, जो हमारा सर्कमफेरेंशियल फ्लो टाइप टैंक है ना, इसमें हमारा मेन डिफरेंस ये है कि हमारा यहाँ पर जो इनलेट होता है ना पानी का, वो हमारा सेंटर में नहीं होता, वो हमारा साइड में होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से हमारा पानी जो है इस टैंक में सर्कमफेरेंशियली फ्लो करता है।
और दोस्तों यहाँ पर एक रोटेटिंग आर्म भी मौजूद होता है जिसका काम होता है पानी को एक कंट्रोल वेलोसिटी में पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस ऑफ टैंक में फ्लो करवाना। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा स्लज होता है वो स्लज आउटलेट के थ्रू रिमूव हो जाता है और जो हमारा क्लीन वाटर होता है दोस्तों वो हमारे सेडिमेंटेशन टैंक के ऊपर मौजूद एक स्मॉल वियर टाइप आउटलेट के थ्रू निकल जाता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। अब दोस्तों इस टैंक में मौजूद जो आउटलेट वियर है उसे डिज़ाइन करते टाइम आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आउटलेट वियर है दोस्तों ये हमारे टैंक के सर्कमफेरेंस का 1/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यार यही था हमारा सर्कमफेरेंशियल फ्लो टाइप सर्कुलर टैंक। तो अब हम लोग चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ टैंक के बारे में जो कि है हमारा हुपर बॉटम टैंक। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो हुपर बॉटम टैंक है वो देखने में किस तरह का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप हुपर बॉटम टैंक का डायग्राम देख सकते हैं। ये जो है हुपर लाइक स्ट्रक्चर का होता है। यहाँ पर दोस्तों पानी को अंदर ले जाने के लिए हम लोग कोई भी स्पेसिफिक इनलेट नहीं प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो है इनलेट पाइप्स को यूज़ करते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। इस तरह से इनलेट पाइप होता है दोस्तों जिसे हम लोग यूज़ करके हमारा जो पानी होता है वो टैंक के अंदर जो है पहुँचा देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा पानी का फ्लो होता है वो वर्टिकली अपवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड्स की तरफ होता है। यहाँ पर दोस्तों स्लजेस को रिमूव करने के लिए स्पेसिफिकली हम लोग कोई भी स्क्रैपर आर्म्स वगैरह यूज़ नहीं करते, बल्कि यहाँ पर एक सिंपल पाइप जो है वो डाला जाता है। यहाँ पर सिंपली हम लोग जो है स्लज के बॉटम में इस पाइप को डाल देते हैं और हम लोग जो है अपना स्लज पंप स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो स्लज होता है वो बाहर की तरफ खींच लिया जाता है इस पंप के थ्रू। तो सिंपल सा मैकेनिज़्म है, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ है नहीं। पाइप जो है हम लोग यूज़ करते हैं पानी को डालने के लिए भी और स्लजेस को रिमूव करने के लिए भी। अब दोस्तों जो हमारा साफ़ पानी होता है वो तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ऊपर में ही होता है। तो वहाँ पर दोस्तों हमारा जो पानी होता है वो इफ्लुएंट चैनल्स के थ्रू फ्लो होकर के बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों यही था हमारा हुपर बॉटम टैंक। तो दोस्तों जो हुपर बॉटम टैंक है इसका डिज़ाइन प्रोसेस जो है हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने आपको इसके डायमेंशनिंग के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया है। इसका सिंपल जो है एग्जाम में कभी कभार आता है तो शॉर्ट नोट्स ही आता है, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। मेन जो हमारे सेडिमेंटेशन टैंक के डिज़ाइंस के क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों वो या तो रेक्टेंगुलर टैंक्स के बारे में होते हैं या तो सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक्स के बारे में होते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।